नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। और मैं जुड़ गया हूं आपसे, आपका मित्र एमजे। और हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसए का फ्री लेक्चर सीरीज, जिसमें आज लेक्चर नंबर 3 है। और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं सेक्शन 4 के बारे में। हम जानेंगे बीएसए के जो चैप्टर नंबर 2 का पार्ट है, ऑफ रिलेवेंसी। और इसे हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे। रेस जेस्टे का मतलब होता है तथ्य जो एक ही समव्यवहार के भाग हैं। फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। ये फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन क्या होता है, रेस जेस्टे का डॉक्ट्रिन कहां से आया है, और एक्चुअली रेस जेस्टे की मीनिंग क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सेक्शन 4 की लैंग्वेज देखिए। फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू, ऐसे तथ्य, ऐसी बातें जो विवाद का विषय नहीं है। तथ्य क्या होते हैं, फिर आपको यह भी जानना चाहिए। तो तथ्य दो तरह के होते हैं, फिजिकल फैक्ट और साइकोलॉजिकल फैक्ट। फिजिकल फैक्ट क्या होते हैं? वॉट एवर कैन बी परसीव्ड बाई एनी ऑफ योर सेंसेस, ऐसी कोई भी बात जिसे आप अपने इंद्रियों से बोध करते हैं। जैसे आप कुछ देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप सूंघ रहे हैं, आप चखते हैं। ये सब बातें जो आपको इनपुट देती हैं, इन्हें कहा जाता है फिजिकल फैक्ट। और ऐसी बातें ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस ऑफ, ऐसी बातें जिसका किसी को भान होता है, उसे कहते हैं हम साइकोलॉजिकल फैक्ट। जैसे एग्जाम्पल दूं, ए और बी आपस में लड़ रहे हैं। ए ने बी को गाली दी, बी ने उसको चांटा मारा। आपकी आंखें इन बातों को देख रही हैं, तो इनको कहा जाता है फिजिकल फैक्ट। ये हैं भौतिक तथ्य। इतनी आसान सी परिभाषा है। वॉट एवर, जो जैसे आपने देखा कि मैं काले रंग का चश्मा पहना हुआ हूं, एक काले रंग का जैकेट पहना हुआ है मैंने। अगर आप इस समय देख रहे हैं और ये कोई समय है, तो वो समय आप कहां से देख रहे हैं, वो जगह। वॉट एवर कैन बी फेल्ट बाई योर सेंसेस इज नोन एज फैक्ट। इतनी आसान सी बात है, तथ्य कहे जाते हैं। और तथ्य विवाद का विषय कब होते हैं? जब एक पक्षकार कहता है ऐसा है, दूसरा मना कर देता है। जैसे ए कह रहा है कि बी ने सी को गोली मारकर हत्या करी है, बी डिनाई कर देता है, कहता है ये झूठा आरोप है। तो जब किसी तथ्य, किसी फैक्ट के अस्तित्व पर दो लोग आपस में बहस करते हैं, तो हम कहते हैं ये विवाद का विषय है। उसके लिए शब्द क्या है? अ पार्टी असर्ट्स एंड द अदर डिनाइज। एक पक्षकार जिसका प्राख्यान करे, हिंदी वालों शब्द ध्यान रखिए, एंड द अदर डिनाइज, उसका प्रत्याख्यान करे। मतलब एक पक्षकार बोले, दूसरा उससे इनकार कर दे, तो इसे कहते हैं फैक्ट इन इशू। तो ऐसी बातें जो फैक्ट इन इशू नहीं है, विवाद का विषय नहीं है, आर सो कनेक्टेड, आपस में ऐसे जुड़ी हों विद अ फैक्ट इन इशू, लेकिन विवाद के विषय से जुड़ी हों, और अ रिलेवेंट फैक्ट, या सुसंगत तथ्य से जुड़ी हों, टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, कि वे एक ही समव्यवहार का भाग बन जाएं, आर रिलेवेंट, सुसंगत होती हैं। इस चैप्टर में हम रिलेवेंट फैक्ट्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। एक बात और बता दूं, सुसंगत तथ्य क्या होते हैं? वो बातें जिनको आप कोर्ट ऑफ जस्टिस में रख सकते हैं। ध्यान रखना है, कोर्ट में दो तरह की बातें रखी जाती हैं, रिलेवेंट फैक्ट्स एंड फैक्ट इन इशू। विवाद के विषय को हम रखेंगे या सुसंगत तथ्यों को हम कोर्ट में रखेंगे। इसके अलावा कोई और बकवास कोर्ट में अलाउड नहीं है, उसे हम कहते हैं इररिलेवेंट फैक्ट, बेतुकी बातें। आइए आगे आपको कुछ और काम की बातें बताऊं। तो कुछ इलस्ट्रेशंस हैं आपके सेक्शन नंबर 4 में। एक इलस्ट्रेशन देखिए, लिखा क्या है? ए इज अक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी बाई बीटिंग हिम। ए पर आरोप है कि उसने बी को पीट पीट कर मार डाला। वॉट एवर वॉज सेड और डन बाई ए और बी और द बाई स्टैंडर्ड्स एट द बीटिंग। ए और बी लड़ते झगड़ते समय एक दूसरे से क्या कह रहे हैं, और आसपास खड़े लोगों ने क्या कुछ कहा है उन दोनों के बारे में। कहता है कि और सो शॉर्टली बिफोर और आफ्टर, ये लाइन बड़े काम की है, देखना, इसको ध्यान में रखना। सो शॉर्टली बिफोर और आफ्टर मतलब घटना के बिल्कुल ठीक पहले और थोड़े समय बाद। ये थोड़ा समय पहले क्या है, ज्यादा समय बाद क्या है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने, प्रिवी काउंसिल ने बहुत सारे अपने जजमेंट्स में बताया है, डिफाइन किया है। इनके बारे में बात हुई है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। इसको ध्यान रखना है, सो शॉर्टली बिफोर और आफ्टर, ठीक पहले या बाद में। इट हैज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, कि वे एक ही समव्यवहार के भाग बन जाते हैं, इज रिलेवेंट अंडर सेक्शन 4। ध्यान रखना है, ये धारा 4 पढ़ रहे हैं, धारा 4 में ये बातें शामिल होती हैं। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। जैसे एक केस है आर वर्सेस बेडिंगफील्ड का। इस मामले में क्या हुआ, ये इंग्लैंड का मामला है। एक महिला है जिसको बेडिंगफील्ड नाम के आदमी ने उसके गले को काट दिया है, गला रेत दिया। वो अंदर से कमरे से बाहर आती है, बाहर उसकी ऑन्ट उसको दिखती है, उसकी चाची। तो कहती है, ओ माय डियर ऑन्ट। अंग्रेज लोग ऐसे ही बात करते होंगे, अदरवाइज यहां किसी को कोई थोड़ा सा चोट पहुंचा दे तो वो गालियां बकता रहेगा, और गाली बकने में ही एक दूसरे से पारिवारिक रिलेशन बना लेंगे लोग। तो कहती है, ओ माय डियर ऑन्ट, सी व्हाट बेडिंगफील्ड हैज डन टू मी।
देखो तो बेडिंगफील्ड ने मेरे साथ क्या किया। ये घटना के घटने के बाद की बात थी, मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने इस स्टेटमेंट को रिलेवेंट मानने से मना कर दिया, कहा कि ये रेस जस्टिस नहीं है। क्यों नहीं है? कोर्ट का ऐसा कहना था कि घटना के बाद जो बात हुई है उसको, स्टेटमेंट को हम रेस जस्टिस नहीं मानेंगे। इट मस्ट बी ड्यूरिंग द इंसिडेंट, घटना के घटते समय यह बात होनी चाहिए। जैसे उसका गर्दन काटा जा रहा था और अंदर से वो महिला चिल्लाती कि बेडिंगफील्ड तुम क्या कर रहे हो, चाची ने बाहर सुना होता, इसको रिलेवेंट मानते, इसको सुसंगत मानते। लेकिन ध्यान रखिए कि चाची ने वो बात नहीं सुनी थी, घटना घट गई, उसने बाहर आकर चाची को बताया। इस बात को रिलेवेंट मानने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। जबकि ध्यान रखिए, लिखा ही है लॉ में, सो शॉर्टली बिफोर और आफ्टर, घटना के ठीक पहले या ठीक बाद में हुई कोई बात, कोई स्टेटमेंट, इनको भी क्या माना जाना चाहिए? रेस जस्टिस। फिर एक बढ़िया केस आता है रटन वर्सेस क्वीन का मामला। रटन वर्सेस क्वीन के मामले में क्या हुआ, एक महिला जो है बहुत पैनिक में है, घबराई हुई है और टेलीफोन एक्सचेंज को कॉल लगाती है। कहती है कि मेरी पुलिस से बात कराइए, कनेक्ट मी टू द पुलिस। और इससे पहले कि पुलिस को कनेक्शन मिलता, अच्छा ये फोन एक्सचेंज क्या होता है, कुछ बातें तो 5-10 साल बाद हम किसी को समझा भी नहीं पाएंगे, ऐसा लगता है। पुराने समय में, अभी तो मोबाइल आ गया, लैंडलाइन का जमाना भी चला गया, लैंडलाइन आ गया था, उसके आसपास की ही घटना है कि जब हमको पुलिस को, फायर ब्रिगेड को या किसी को फोन मिलाना होता था तो डायरेक्ट नहीं मिला सकते थे, पहले टेलीफोन एक्सचेंज में लगाना पड़ता था, फिर वो आदमी उस डिपार्टमेंट से कनेक्ट करता था, फिर वहां से बात होती थी, उसे कहते थे टेलीफोन एक्सचेंज। अब तो आप डायरेक्ट कहीं भी फोन लगा ले रहे हो, तो ये बातें उस समय की हैं। तो टेलीफोन एक्सचेंज में फोन लगाती है, कहती है मेरी पुलिस से कनेक्ट कीजिए, पुलिस से कनेक्ट होने के पहले ही फोन कट जाता है। लेकिन पुलिस उस महिला के कॉल नंबर के आधार पर उसका एड्रेस निकालती है, उसके घर जाती है और वहां वो महिला मरी हुई पाई जाती है। जब पूछताछ की जाती है तो उसका हस्बैंड कहता है कि मैं अपनी बंदूक साफ कर रहा था, बाय मिस्टेक गोली चल गई और ये गोली इसको लग गई। इट इज एक्सीडेंटल एक्ट, नॉट इंटेंशनल। वो कहता है कि ये तो दुर्घटना हो गई है, मैंने जानबूझ के इसको नहीं मारा है। डोमेस्टिक वायलेंस का ये केस है। और उसमें माना क्या कोर्ट ने बेडिंगफील्ड के जजमेंट को, केस का नाम क्या बताया मैंने, ध्यान रखिए, रटन वर्सेस क्वीन का ये केस है, बहुत रिनाउंड जजमेंट है, लोग इसको पढ़ते हैं। कोर्ट ने इसमें माना कि बेडिंगफील्ड वाले जजमेंट में फ्लॉ था, मिस्टेक था। सो शॉर्टली, जो महिला ने घटना के पहले बोला या सून आफ्टर, ठीक बात करी है, ये दोनों ही बातें रेस जस्टिस हैं। इसमें घटना घटने के पहले फोन कॉल किया गया था, ये रेस जस्टिस है। और बेडिंगफील्ड में घटना घटने के बाद, ठीक बाद, महिला ने स्टेटमेंट दिया था कि बेडिंगफील्ड ने मेरा गला काट दिया है, और रेस जस्टिस है ये। मुझे उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही हैं और मेरी बातें ठीक ठीक आप तक पहुंच रही हैं। आइए एक इलस्ट्रेशन और देखिए। ए सूज बी फॉर अ लाइबल कंटेन्ड इन अ लेटर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ करेस्पॉन्डेंस। ए नाम का आदमी बी नाम के आदमी पर, लाइबल को हिंदी में कहते हैं अपमान लेख। हिंदी वालों आप बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिए और इंग्लिश के शब्दों को ध्यान रखिए। इंग्लिश वालों आप हिंदी के शब्दों को देखते रहिए और इंग्लिश के शब्दों को भी ध्यान में रखिए। तो ए सूज बी फॉर अ लाइबल कंटेन्ड इन अ लेटर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ करेस्पॉन्डेंस। ए और बी के बीच में पत्र व्यवहार हो रहा है। पत्र में उसने ऐसी कोई बात लिख दी है जो अपमानकारी है, डिफेमेटरी बात लिख दी है। Letters between the parties relating to the subject out of which the libel arose and forming part of the correspondence in which it is contained are relevant facts, though they do not contain the libel itself. इन दोनों के बीच में जो पत्र व्यवहार हुआ है, द चेन ऑफ लेटर्स हैं, भले ही उनमें कोई अपमानकारी बात न हो, लेकिन ये बात कहां से आई है, क्यों ऐसी बात कही गई है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए वो सारी ही बातें रिलेवेंट हो जाएंगी। और इसे ही कहा जाता है पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन या संव्यवहार का भाग। देखिए ये कहां से आया है, रेस जेस्टे एक लैटिन टर्म है और रेस का मतलब होता है थिंग्स और जेस्टे का मतलब होता है डन, मतलब है थिंग्स डन एज अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। वे कार्य जो एक ही संव्यवहार के भाग के रूप में किए गए हैं, कार्य जो किए गए हैं। थिंग्स डन का मतलब है कार्य जो किए गए हैं। व्हाट इज द कोर आइडिया ऑफ दिस डॉक्ट्रिन? क्या है? लिखा है सर्टेन फैक्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। एक बढ़िया डॉक्ट्रिन है हमारे पास में एविडेंस लॉ में, इसे कहा जाता है रेस इप्सा लॉक्यूटर। क्या कहा जाता है? रेस इप्सा लॉक्यूटर। परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं का सिद्धांत। परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं, ध्यान रखना है, अपराध स्वयं बोलता है।
सर्कमस्टेंसेस स्पीक्स फॉर देमसेल्व्स, परिस्थितियां अपने बारे में खुद बोलती हैं। अदरवाइज जो भी व्यक्ति अपराध कर रहा है वो ये सोच कर करता है कि कौन देख रहा है, नहीं, परिस्थितियां हैं जो देख रही हैं। एक मुझे अच्छी कहानी याद आती है, आपको सुनाऊं फिर आगे बढ़ता हूं। एक बार एक गुरु जो दुनिया छोड़कर जा रहे थे, उनको अपना पद अपने शिष्यों को देना था, तो उन्होंने 3 योग्य शिष्यों को बुलाया और उनको बुलाकर एक एक कबूतर दे दिया और कहा एक काम करना है कि जाओ और कबूतर को ऐसी जगह मारो जहां कोई देख ना रहा हो, जो पहले आएगा उसको मैं अपना पद दे दूंगा। तीनों जो शिष्य हैं वो कबूतर लेके चले जाते हैं। एक 7 दिन में वापस आ जाता है। गुरुजी पूछते कहाँ गए थे? कहता है मैं जंगल में गया था, कोई नहीं था, अकेले में मार डाला। दूसरा शिष्य महीने भर बाद आता है, कहता है मैं जंगल में गया तो वहां पेड़ तो देख ही रहे थे, पंछी तो थे ही जो देख रहे थे। कहता है मैं ऐसी गुफा में गया, अंधेरी गुफा में, जहां बहुत अंधेरा था, और मैंने आंख बंद कर ली क्योंकि वहां मैं देख रहा था, कम से कम मैं तो था ही देखने वाला। आपने कहा था कोई ना देखे, आंख बंद करके मैंने मार डाला, वहां कोई नहीं देख रहा था। तीसरा शिष्य वापस ही नहीं लौटा, लंबा समय बीत गया। दोनों शिष्य गुरुजी पर दबाव डाल रहे हैं, कहते हैं कि एक काम कर लो, वो तो पता नहीं जिंदा भी है कि नहीं है। ये वो समय नहीं था जब फोन करके पूछते कि कहाँ रह गए तुम, ये वो समय था जब आदमी गया है तो आएगा तभी पता चलेगा है भी कि नहीं है। तो तीसरा शिष्य साल भर नहीं आता। दोनों शिष्य दबाव बनाते हैं गुरुजी पर कि मास्टर साहब हमको जो है पद दे दो, वो तो आएगा नहीं आएगा पता नहीं है। वो शिष्य 1 साल बाद लौटता है, कबूतर को वापस लेकर आता है। गुरुजी पूछते हैं क्या हुआ? तो कहता है कि मैं जंगल गया था, वहां पेड़, पंछी, पशु थे जो देख रहे थे। कहता है मैं अंधेरी गुफाओं में भी गया, वहां मैं नहीं देख रहा था, कोई नहीं देख रहा था, परिस्थितियां तो थी जो देख रही थी, ऊपर वाला तो था जो देख रहा था। मुझे ऐसी जगह नहीं मिली जहां मैं इसको मार सकता। आपका कबूतर आपको मुबारक हो, पद आप इनमें से किसी को दे दीजिए, मैं असफल हो गया हूं। और गुरु कहते हैं बेटा तू ही योग्य है, मैं तेरी ही तो तलाश कर रहा था। तो दोस्तों, परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं का सिद्धांत यही कहता है कि अपराध अपने बारे में चीख चीख कर बोलता है। अदरवाइज लोग तो अपराध करते समय ये सोच रहे होते हैं कि कौन तो देख रहा है। अगर उनको पता चल जाए कि कोई देख रहा है तो अपराध ही ना करें। तो दे आर स्पॉन्टेनियस, नेचुरल एंड इंस्टिंक्टिव। वे तथ्य कैसे तथ्य हैं? जो स्पॉन्टेनियस हैं, घटना के समय ही घट रहे हैं, नेचुरल हैं, प्राकृतिक रूप से घटते हैं। जैसे ड्यूरिंग माई लेक्चर आई हैव टू स्पीक ऑन एंड ऑन, मुझे लेक्चर देना है, मैं लगातार बोलता रहूंगा, पेन से लिखता रहूंगा, स्लाइड आगे पीछे करता रहूंगा। ये हो रही हैं चीजें। कई बार आपको छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से समझाता रहूंगा। ये है नेचुरल बातें, यही है इंस्टिंक्टिव चीजें, और इनको ही क्या कहा जाएगा? रेस जेस्टे। लिखा है नो टाइम फॉर फैब्रिकेशन और रिफ्लेक्शन। ध्यान रखना है बनावटी होने के लिए जब समय नहीं होता। जैसे मैं अभी आपको लेक्चर दे रहा हूं और लेक्चर के समय ही मेरे दिमाग में एक स्टोरी आई, मैंने आपको बता दिया, ठीक है? तो इसके लिए फैब्रिकेशन का टाइम नहीं है कि मैं सोचूं, सोच करके बताऊं। ये इंस्टिंक्टिव है। कैसा है? इंस्टिंक्टिव। तो जहां फैब्रिकेशन का समय नहीं है, जहां पर में गढ़ने का समय नहीं है, झूठा काम करने का समय नहीं है, सच्ची ही बात निकल कर आएगी, उसे हम कहेंगे रेस जेस्टे, यानी तथ्य जो एक ही संव्यवहार के भाग हैं। हिंदी वालों आप प्लीज लिखते रहिए साथ में, इसे हिंदी में भी रेस जेस्टे ही कहते हैं। कैसे लिखते हैं रेस जेस्टे? ऐसा आप लिखिए, रेस जेस्टे, ठीक है? कुछ लोग इसको रेस गेस्टे भी बोल देते हैं। लैटिन प्रोनाउंसिएशन इसका एक्चुअल में क्या है देख लेना आप यहां पर में। अदरवाइज ये रेस जेस्टे है और इससे कहा जाता है तथ्य जो एक ही संव्यवहार के भाग हैं, फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। नाउ व्हाट इज द स्टैट्यूटरी बेसिस अंडर बीएसए? तो आप जाने कंसेप्चुअल कंटिन्यूटी क्या है इसमें। तो ध्यान रखना है कि ये जो बीएसए में हमारे पास डॉक्ट्रिन है, ये डॉक्ट्रिन एज इट इज है जैसा कि हमारे पास में इंडियन एविडेंस एक्ट में था। बहुत ज्यादा चेंजेस में कुछ भी नहीं किया गया है। फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन आर रिलेवेंट। कहा गया है कि वे तथ्य जो एक ही संव्यवहार के भाग हैं सुसंगत होंगे। कब होंगे? भले ही वो फैक्ट इशू नहीं है, मतलब वो विवाद का विषय नहीं है। नॉट डायरेक्ट एविडेंस, भले ही वो प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। ध्यान रखना है डायरेक्ट एविडेंस क्या है। जैसे एग्जाम्पल दिया था मैंने बेडिंगफील्ड का मामला। कमरे के भीतर एक महिला जो है, उसको एक आदमी उसकी गर्दन रेत रहा है चाकू से, और उसने चिल्लाया कि बेडिंगफील्ड तुम ये क्या कर रहे हो, मेरी गर्दन क्यों काट रहे हो, मुझे क्यों चाकू से मार रहे हो। किसी ने बाहर खिड़की से उस बात को सुना। डायरेक्ट एविडेंस नहीं है ये, क्योंकि ये हियर से एविडेंस है। सुना उसने देखा नहीं है वाकई में कोई उसको मार भी रहा है कि नहीं मार रहा है, लेकिन उस महिला ने जो कुछ भी सुना है, ध्यान रखिए, ये एविडेंस होगा रेस जेस्टे के तहत, इसे मान्य किया जाएगा। ये रिलेवेंट है, ये सुसंगत बात है। दे बिकम एडमिसिबल ड्यू टू इनसेपरेबल कनेक्शन।
क्यों ये सुसंगत माने गए हैं? क्योंकि उन बातों को अलग नहीं किया जा सकता, ये उस घटना के साथ ही जुड़ी हुई बात है, इनसेपरेबल है। तो लिखा है रिलेवेंसी फ्लोज फ्रॉम प्रॉक्सिमिटी, निकटता के कारण सुसंगतता आ रही है, नॉट फ्रॉम फॉर्म। क्या तरीका है उसके कारण सुसंगतता नहीं आ रही है, निकटता के कारण आ रही है। आइए देखें एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। 4 महत्वपूर्ण बातें जब पूछा जाए कभी कि वाई रेस जेस्टे इज रिलेवेंट, रेस जेस्टे क्यों सुसंगत होता है, तथ्य जो एक ही समव्यवहार के भाग हैं उसके एसेंशियल क्या हैं, तो 4 बातें। सबसे पहला है सेम ट्रांजैक्शन। सेम ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक काम करते करते जब दूसरा काम हो जाता है, करते नहीं है। ड्यूरिंग माई लेक्चर आई हैव टू स्पीक ऑन एंड द मूवमेंट ऑफ हैंड इज अकरिंग इंस्टिंक्टिव, ये अपने आप आ रहा है, स्पॉन्टेनिटी है ये, तो हम क्या कहेंगे, ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है। जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी ने किसी को चाकू मारा और उसने जोर से चिल्लाया, या रेप विक्टिम अपराध के समय ही रेपिस्ट का नाम लेकर चिल्ला रही है, या एक आदमी के खिलाफ अपराध हुआ और तुरंत वो पुलिस थाने पहुंच गया एफआईआर लिखवाने के लिए, सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है। ये चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, तो सेम ट्रांजैक्शन। दूसरा लिखा है प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम, घटना का समय। जैसे मैंने रटन वर्सेस क्वीन का एग्जाम्पल दिया आपको, रटन वर्सेस क्वीन में क्या हुआ, उसमें महिला ने कॉल लगाया, बोल रही है मुझे पुलिस से कनेक्ट करो, और इससे पहले कि पुलिस आती महिला मरी हुई पाई गई। प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम, निकटता है। तीसरे नंबर पे बात है स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी का मतलब है उसी समय घटना घट रही है, ड्यूरिंग द इवेंट चीजें और हो रही हैं आसपास में, ये स्पॉन्टेनिटी की कहानी है। और चौथे नंबर पे है कॉजल कनेक्शन, घटना जो है ये आपस में जुड़े हुए हैं और घटना एक दूसरे से आपस से कनेक्टेड हैं, और ये कनेक्शन इसको रेस जेस्टे बनाता है। कैसे कैसे कनेक्शन है आइए और डिटेल में समझाता हूं। एक एग्जांपल देखिए, क्रिमिनल असॉल्ट का एक एग्जांपल है। क्रिमिनल असॉल्ट को कहते हैं आपराधिक हमला। विक्टिम स्क्रीम्स इमीडिएटली नेमिंग द अटैकर, एक आदमी मारने आया और दूसरा उसका नाम लेकर कह रहा है कि तुम क्यों मार रहे हो, मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो। जिस किसी ने सुना है, ध्यान रखिए, अच्छा ये आदमी जिंदा है तो इसका स्टेटमेंट तो काम में आएगा ही ना। रेस जेस्टे कहां काम में आता है, या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहां काम में आते हैं, फिर आपको समझना है जहां डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं है। सीसीटीवी फुटेज है, बढ़िया एविडेंस है। किसी ने मारते हुए देख लिया है, वो डायरेक्ट एविडेंस है। वो आदमी खुद जिंदा है, चोट लगा हुआ है और वो स्टेटमेंट दे रहा है, बहुत बढ़िया बात है। बात यह है कि कोई एविडेंस अवेलेबल ही नहीं है। अब क्या करेंगे, अब जब अटैक हुआ था इसने चिल्लाया उसका नाम लेकर, किसी ने सुना था और वो आदमी भाग गया, इससे पहले कि वो कमरे में आता वो भाग चुका है। ये आदमी जिस पर हमला हुआ ये मर गया है। कौन था ये कैसे तय होगा, वो बताएगा कि जब हमला हो रहा था मैंने सुना ये उसका नाम लेकर चिल्ला रहा था। स्टेटमेंट इज स्पॉन्टेनियस, जो बोला जा रहा है, जो कथन है वो स्पॉन्टेनियस है, फैब्रिकेटेड नहीं है। और तीसरा एडमिसिबल एज रेस जेस्टे, ये बातें रेस जेस्टे के रूप में एडमिसिबल है। एक एग्जांपल देखिए रोड एक्सीडेंट का, एक बहुत रिनाउंड केस आता है आर वर्सेस फॉस्टर। आर वर्सेस फॉस्टर में हुआ क्या, एक महिला रास्ते से जा रही थी, उसने उसको क्रॉस करते हुए तेज गति से आते हुए एक ट्रक को देखा, बहुत तेजी से एक ट्रक आ रहा था और पीछे किसी का एक्सीडेंट हुआ। महिला जब उस आदमी के पास गई तो आदमी ने बताया कि फला फला आदमी की गाड़ी तेज गति से जा रही थी, उसने मुझे टक्कर मार दी। ये सब बातें आपस में जुड़ी हुई हैं, यही पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, सेम ट्रांजैक्शन है और यही रेस जेस्टे है। तो इंजर्ड पर्सन अटर्स ही हिट मी व्हाइल स्पीडिंग, जिस आदमी को चोट लगा है वो बता रहा है कि फला गाड़ी से, इस नंबर की गाड़ी से, इस आदमी के चलाने वाली गाड़ी से मुझे चोट पहुंची है। मेड ड्यूरिंग द अकरेंस, घटना घटी है तुरंत बाद वो बोल रहा है, उसके बाद फैब्रिकेशन का टाइम ही नहीं है, यही तो स्पॉन्टेनिटी है। फॉर्म पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, यही एक ही समव्यवहार का भाग है, गठन करता है। एक केस देखिए डोमेस्टिक वायलेंस का। इमीडिएट कॉल और क्राई फॉर हेल्प ड्यूरिंग असॉल्ट, पति और पत्नी के बीच में कलेश चल रहा है, पति ने पत्नी पर हाथ उठाया, पत्नी चिल्लाई, आवाज पड़ोसियों ने सुनी, देखा किसी ने नहीं है, क्या हुआ, ये रेस जेस्टे है। एक जोक याद आ गया, सुनाता हूं। इतनी सारी भारी भरकम बातें सुनते हुए कहीं आप बोर ना हो गए। ऐसा हुआ एक बार मैं 3-4 घंटे की क्लास ले रहा था लगातार, और जब 2-2.5 घंटे बीत गए, क्लास भरी हुई थी, हाउसफुल क्लास थी, तो मैंने, आपके पास तो सुविधा है, अगर आप सुनते सुनते थक गए हो तो पॉज करके अपने रूम में जा सकते हो, चाय कॉफी लेकर बैठ सकते हो, क्या पता आप में से बहुत सारे लोग रजाई से सिर निकाल कर सुन रहे हो मुझे। तो क्लास में बच्चे बैठे हुए थे, 2 घंटे हो गए, तो मैंने कहा एक काम करो, किताबें बंद करो, आओ तुमको एक जोक सुनाता हूं। जैसे ही मैंने कहा जोक सुनाता हूं, पीछे से एक स्टूडेंट खड़ा हुआ, क्या कहता है, बोलता है सर
पंखे बंद कर दूं, आवाज साफ नहीं आ रही है। अरे भाई फिर 2 घंटे तक तू क्या सुन रहा था अभी तक? ऐसी वाली कहानी हो जाती है। तो जोक याद आया मुझे, एक बार एक न्यूली मैरिड कपल एक फ्लैट में पहुंचे। दोनों नए नए आए हुए थे और उनके घर से खूब ठहाके की आवाजें आती थी। आसपास के जो लोग थे उनके पड़ोस में, वो टेंशन में आ गए, और इनके घर में ऐसा क्या चल रहा है भैया, कैसे ये लोग खुश हैं? क्योंकि हैप्पीली मैरिड इज अ मिथ। हाँ, आदमी या तो खुशहाल होगा या शादीशुदा होगा, दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा लोग कहते हैं। तो हुआ ये कि उनके घर में हंसी की आवाजें आती। तो लोग जो है, मीटिंग बुलाई लोगों ने, और उस आदमी को बुला के पूछा, बताओ भैया तुम्हारे खुशहाल वैवाहिक जीवन का राज क्या है, क्या ऐसा हो रहा है लाइफ में? वो कहता है, सुन भाई, बात ऐसी है कि तेरा जीवन जैसा चल रहा है मेरा भी वैसा ही चल रहा है। बस होता यह है कि जब हमारी लड़ाई होती है तो पत्नी जो सामान हाथ में मिलता है उठा के दे मारती है। अगर चोट लग गई, निशाना लग गया, तो वो ठहाके लगा के हंसती है, निशाना चूक गया तो मैं ठहाके लगा के हंसता हूं। तो डोमेस्टिक वायलेंस के मैटर ऐसे ही हैं। तो महिला ने जो आवाज लगाई है, चिल्लाई है वो असॉल्ट के दौरान, ये सब रेस जेस्टे है, क्लोजली कनेक्टेड है, टाइम और सर्कमस्टेंस में एडमिसिबल होता है। रेस जेस्टे कब फेल हो जाता है? व्हेन रेस जेस्टे फेल्स, कब हम मानते हैं कि ये साक्ष्य किसी काम का नहीं है? एक तो है स्टेटमेंट मेड आफ्टर पुलिस अराइवल, पुलिस आ गई, इसके बाद कोई कहानी बता रहा है, नहीं बहुत टाइम हो गया आपके पास में, आप फैब्रिकेट कर सकते हो, किसी को फंसाने के लिए कहा जा सकता है, अब ये रेस जेस्टे नहीं है। हॉस्पिटलाइजेशन, बीमार होकर अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया है, अस्पताल में भर्ती होने के बाद आप कुछ स्टेटमेंट दे रहे हो ना, ये भी रेस जेस्टे नहीं है। या लॉन्ग डिले, बहुत समय बाद का दिया गया स्टेटमेंट, ये भी रेस जेस्टे नहीं है। वो लॉन्ग डिले क्या है, इस पर भी डिपेंड करता है, मैटर क्या है, कोर्ट क्या समझ रहा है, सर्कमस्टेंसेस क्या थे, कई चीजों पर यह डिपेंड करेगा। आप इसको ध्यान में रखें, जानते रहें। आते हैं इंपॉर्टेंस क्या है रेस जेस्टे का। तो रेस जेस्टे कहां काम में आता है, मैंने बताया, जबकि कभी कोई एविडेंस नहीं मिलता। सीसीटीवी फेल हो गया, विटनेस हॉस्टाइल हो गया, विक्टिम मर गया, तो मटेरियल एविडेंस नहीं है हमारे पास में। व्हेन नो डायरेक्ट एविडेंस इज अवेलेबल, ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए, when no direct evidence is available then res geste comes into action, तब res geste काम में आता है और अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचाता है। कमाल का है ये डॉक्ट्रिन, इसको आपको जानना चाहिए। तो किस चीज को बल मिलता है इससे? इट स्ट्रेंथन्स व्हाट? तो विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस है, तो पीड़ित केंद्रित न्याय, इसे हम हिंदी में कहेंगे। इसको एस्टैब्लिश करता है रेस जेस्टे का डॉक्ट्रिन। ट्रूथ डिस्कवरी, सच का पता लगाना, सत्य का पता लगाना, रेस जेस्टे से होगा। रियल लाइफ क्रेडिबिलिटी, तो वास्तविक जीवन में इसका महत्व है, आप इस बात को समझिए, क्योंकि आता ही रियल लाइफ क्रेडिबिलिटी से है। अगर इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो आपने मोटा मोटी रेस जेस्टे का प्रिंसिपल समझ लिया है। कोई आपके मन में प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट्स जो हैं उनको पढ़ करके जरूर आप तक उसके सही प्रश्न के उत्तर पहुंचाए जाएंगे। फटाफट से कमेंट बॉक्स में जुड़िए, और अगर आपको यह समझ में आ रहा है तो जय हिंद लिख दीजिए, एक छोटा सा दिल छोड़ दीजिए, एमजे सर लिख करके एक दिल छोड़ दीजिए, ज़्यादा अच्छा लगा हो तो इससे ज़्यादा दिल छोड़ दीजिए, तो मुझे समझ में आता रहे कि हाँ आपके लिए ऐसे डॉक्ट्रिन लेकर आना है, ऐसे आसान शब्दों में समझाना है। कुछ और प्रश्न इससे रिलेटेड हैं तो वो भी लिखिए, है ना। मैं चल रहा हूँ लैंडमार्क जजमेंट्स में। जब कभी भी आप लॉ पढ़ते हो, बिना लैंडमार्क जजमेंट्स के चीज़ों को समझना बिल्कुल भी काम का नहीं है, समझाया तो वैसे भी नहीं जा सकता। आइए कुछ केसेस की नजर से आपको समझाऊं। एक तो केस है शरद बिरदीचंद्र सारडा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 1984 का ये मामला है। जब आप साक्ष्य अधिनियम पढ़ेंगे, इस केस को मैं बार बार कोट करता हूं, कमाल का ये केस है। डोमेस्टिक वायलेंस का ये भी मामला है, डाउरी डेथ का मामला भी कह सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस से डेथ का मामला भी आप इसे कह सकते हैं। हुआ क्या, इस मामले में शरद बिरदीचंद्र सारडा आदमी है जिसका विवाह एक महिला से हुआ। पहले विवाह महिलाओं से ही होते थे भैया, आजकल नया ट्रेंड चल गया है, होमोसेक्सुअलिटी, LGBTQ+, पता नहीं क्या क्या चल रही है कहानी। शादी महिला से हुआ। महिला ने लगातार अपने घर में परिवार वालों को पत्र लिखे, पत्र लिखते रही, बताती रही कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, मेरे साथ इस तरह की क्रुएलिटी हो रही है। पिता को पत्र लिखती रही, परिवार वालों को लिखती रही, और जब लास्ट लेटर उसने लिखा उसके 3 महीने या 4 महीने बाद महिला की मौत हो जाती है। क्योंकि पत्र मिलते रहे, परिवार वाले शरद बिरदीचंद्र सारडा पर केस करते हैं। केस करने पर वो जो लेटर्स दिए मिले थे उनको, वो रखे जाते हैं एज अ पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रेस जेस्टे के तहत, क्योंकि और कोई सबूत नहीं है।
डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी डेथ के मामलों में एक्चुअल में कोई सबूत नहीं मिलता है, या तो सबूत होता नहीं है या सबूत मिटा दिए जाते हैं। लेटर्स, मैंने बताया जहां डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं है वहां रेस जेस्टे काम में आएगा। क्या ये पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है? इस केस में ये बात क्वेश्चन में आया, प्रश्न में आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम, समय की निकटता समय समय पर मामले से मामले परिस्थितियों पर डिपेंड करेगी, और कोर्ट ने वो जो लेटर लिखे गए थे उसे रेस जेस्टे का पार्ट माना और कहा ठीक सून बिफोर द इंसिडेंट, तो ये 3 महीने का समय बहुत लंबा समय नहीं है, सच लॉन्ग डिले नहीं माना जाएगा, ये कहा। और साथ ही पंचशील के सिद्धांत दिए। क्या दिए? ध्यान रखना है, 5 एसेंशियल डॉक्ट्रिन बताए कि रेस जेस्टे, अगर आपके एग्जाम में कई बार मेंस में क्वेश्चन आता है, व्हेन रेस जेस्टे कैन बी सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन, किन दशाओं में रेस जेस्टे का जो ये प्रिंसिपल है, ये जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, ये अपने आप में कन्विक्शन यानी दोष सिद्धि का एकमात्र आधार हो सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हेन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कैन बी द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन, व्हेन रेस जेस्टे कम्स इनटू प्ले, कब इनको माना जाएगा? तो 5 सिद्धांत दिए। और ये कौन से केस में आया? शरद बिरजी चंद्र सारडा के केस में। ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूं जो यहां लिखी हुई हैं, कहानी मैंने समझा दी है। सीधे प्रिंसिपल्स में लिए चलता हूं। पहला प्रिंसिपल बताया, सर्कमस्टेंसेस मस्ट बी फुल्ली एस्टैब्लिश्ड। लिखिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। जब मैं पढ़ाऊं तो ध्यान रखना है, बिस्तर से कंबल के अंदर से सिर निकाल करके नहीं पढ़ना है। फर्स्ट टाइम जब पढ़ रहे हैं तो आप नोट्स बनाते जाइए, लिखते रहिए। जब रिवीजन कर रहे हैं तो फिर हाँ, रात को सोते समय कान में ईयरफोन लगाइए, सुनते हुए सो जाइए। एक साइंस है जिसे कहा जाता है हिप्नोपीडिया। जब आप सो रहे हैं तब भी आपका अवचेतन सीख रहा होता है, तो मुझे सुनते हुए सो जाइए, कमरे को डार्क कीजिए और मेरी आवाज आपको सिखाती रहेगी जब आप सो रहे होंगे तो भी। जब आप ट्रेवल कर रहे हैं तब भी आप इस वीडियो को सुन सकते हैं, इस लेक्चर को सुन सकते हैं। लेकिन पहली बार जब आप सुन रहे हैं, एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो लेट कर नहीं सुनना है, बैठ कर लिखते जाना है। तो पहला जो नियम है, सर्कमस्टेंसेस मस्ट बी फुल्ली एस्टैब्लिश्ड। जो परिस्थितियां हैं उनको स्थापित होना चाहिए। सबूत ऐसे होने चाहिए जो परिस्थितियों के अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस ऑफ सर्कमस्टेंस को साबित करते हों। एवरी इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टेंस, जो भी परिस्थिति है जहां आरोप लगाया जा रहा है, मस्ट बी क्लियरली एंड फर्मली प्रूव्ड। उसको साबित करना होगा कि ऐसा हुआ था, परिस्थिति को साबित करना होगा। ठीक है, मेयर इन्फरेंस और कंजेक्चर इज इनसफिशिएंट। केवल अनुमान लगाना जो है वो पर्याप्त नहीं है कि ऐसा हुआ होगा। दूसरी बात है, फैक्ट्स मस्ट बी कंसिस्टेंट ओनली विद द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड। जो तथ्य आप दे रहे हैं उससे केवल अभियुक्त का दोषी होना पता चलना चाहिए, कोई और दूसरा इन्फरेंस नहीं लगाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि डाउट हो रहा है कि हो सकता है ये दोषी हो सकता है ना हो, ऐसी वाली बातें काम की नहीं है। अंडरलाइन कीजिए, फैक्ट्स मस्ट बी कंसिस्टेंट ओनली विद गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड। हिंदी वालों आप लिखिए, तथ्य जो हैं जो दिए जाएंगे वो इस बात से संगत होने चाहिए कि अभियुक्त दोषी है। दिस इज द लाइन। तीसरा पंचशील के सिद्धांत में कहानी है, सर्कमस्टेंसेस मस्ट बी ऑफ अ कंक्लूसिव नेचर। जो परिस्थितियां हैं वो निश्चायक प्रकृति की होनी चाहिए। हिंदी वालों लिखिए, सर्कमस्टेंसेस मस्ट बी ऑफ कंक्लूसिव नेचर का मतलब है परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति की होनी चाहिए, मींस जिससे आप किसी डिसीजन पर पहुंच सकें, केवल अनुमान ही लगाना न हो। चौथी और काम की बात है, सर्कमस्टेंसेस मस्ट एक्सक्लूड एवरी पॉसिबल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गिल्ट। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना। परिकल्पना का ध्यान रखना, दो तरह की चीजें होती है, कल्पना और परिकल्पना। कल्पना है इमेजिनेशन, परिकल्पना है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस सर्टेन ग्राउंड के साथ होता है, आधार होता है। इमेजिनेशन बेसलेस हो सकता है। तो ये कह रहा है कि सर्कमस्टेंसेस मस्ट एक्सक्लूड एवरी पॉसिबल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गिल्ट। मतलब आदमी दोषी है, इसको छोड़कर जितनी भी तरह की परिकल्पनाएं हैं वो बाहर हो जानी चाहिए। एक ही बात लगना चाहिए कि ये दोषी है। द चेन मस्ट रूल आउट एक्सीडेंट। वो जो परिस्थितियां हैं उससे क्या पता चलना चाहिए? एक्सीडेंट हुआ है ऐसा नहीं लगना चाहिए, सुसाइड हुआ है ऐसा नहीं लगना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ थर्ड पर्सन ऐसा नहीं लगना चाहिए। रिपीट कर दूं, अगर इनमें से कुछ भी लग रहा है तो हम कहेंगे द केस इज नॉट प्रूव्ड बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स। इसका मतलब यह है कि मामला शंकाओं के परे साबित नहीं होता है, और अगर मामला सभी शंकाओं के परे साबित न हो तो हम रेस जेस्टे को एस्टैब्लिश नहीं मान सकते। और परिस्थितियां, ये जो सर्कमस्टेंसेस, ये जो एविडेंस है, ये जो फैक्ट आप देख रहे हैं, इससे आदमी को कन्विक्ट यानी कि दोषी नहीं कराया जा सकता, उसका
कन्विक्शन नहीं होगा, अक्विटल हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, जो आपने परिस्थितियां, जो सबूत दिए हैं, उससे ये 3 बातें निकलकर नहीं आनी चाहिए, उससे बस एक ही बात निकलकर आनी चाहिए, दैट द अक्यूज्ड इज गिल्टी। पंचशील का 5वां सिद्धांत देखिए, देयर मस्ट बी अ कंप्लीट चेन ऑफ एविडेंस। जो साक्ष्य हैं उनका एक पूरी की पूरी श्रृंखला बननी चाहिए। हिंदी में लिख लीजिए, साक्ष्य की एक संपूर्ण श्रृंखला बननी चाहिए। कोई एक कड़ी अगर मिस हो रही है, कोई एक कड़ी अगर छूट रही है, तो हम क्या मान के चलेंगे कि मामला साबित नहीं हुआ है और अभियुक्त छूट जाने वाला है, दोषमुक्त हो जाने वाला है। चलिए आगे की कहानी और आपको समझाऊं। एक केस देखिए, जेंटिला विजयवर्धन राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का मामला है। बहुत रिनाउंड केस है, 1996 का ये मामला है और कम्युनल वायलेंस हुआ वहां पर में, सांप्रदायिक जो है हिंसा हुई थी। और वहां क्या हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए थे। कैसे मारे गए थे? क्योंकि बस में जो है आग लगा दी गई थी जहां लोग थे। हुआ क्या, स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस वर रिकॉर्डेड आफ्टर अ कंसीडरेबल टाइम गैप फॉलोइंग द अकरेंस। घटना के बीत जाने के कुछ समय बाद जो विटनेसेस थे उनका स्टेटमेंट हुआ। स्टेटमेंट कब होना चाहिए था? तुरंत। लेकिन ध्यान रखना है, वो स्टेटमेंट घटना घटने के साथ साथ होना चाहिए। पुलिस आकर स्टेटमेंट ले रही है, उसको तो हम रेस जेस्टे मानते ही नहीं है, मैंने आपको बताया। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट टाइम गैप, शब्दावली ध्यान रखिए, इज क्रूशियल इन अप्लाइंग द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे। ये जो समय बीत गया है, इतने समय बाद आप लोगों से पूछ रहे हो, स्टेटमेंट ले रहे हो, ये जो टाइम गैप है ये तो बड़ा क्रूशियल है और इससे रेस जेस्टे एस्टैब्लिश नहीं होता। इससे तो क्या साबित हो जाएगा कि भैया ये फैब्रिकेटेड है, पढ़ा लिखा कर लाया गया होगा लोगों को। फिर देखना है, स्टेटमेंट्स मेड आफ्टर सिग्निफिकेंट इंटरवल लूज स्पॉन्टेनिटी। जो तत्काल होना चाहिए था बात, वो बात नहीं हो पाई है, स्पॉन्टेनिटी खत्म हो गई है। उसका कारण क्या है कि टाइम गैप बहुत ज्यादा हो गया। अब तो किसी ने सिखा दिया होगा, पढ़ा दिया होगा, ये आदमी हो सकता है ट्यूटर्ड हो, गॉड नोज कुछ चीजें भूल गया होगा, वो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। सच डिले अलाउज स्कोप फॉर डेलिबरेशन, ट्यूटरिंग एंड फैब्रिकेशन। लिखा ही 3 बातें। हो सकता है वो बात बदल रहा हो, उसको सिखा पढ़ा दिया गया हो, वो कोई कहानी गढ़ के लेकर आया हो। Hence the statements were not admissible as res gestae, नहीं माना इस res gestae को। कौन सा केस आपने पढ़ा अभी? केस का नाम लिखिए, जेंटिला विजयवर्धन राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। लिख लीजिए। अगर आप, मैं जल्दी थोड़ा बोल रहा हूं, आप लिख नहीं पा रहे हैं तो पॉज करके लिख लेना, लेकिन नोट्स बनाते जाना। एक बात और ध्यान रखना, नोट्स बनाना है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लोगे तो कहा ही है, पुस्तक स्थातु या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य काले समूत पद्ने न सा विद्या न तद्धनम। क्या मतलब है इसका? कि किसी दूसरे को दिया हुआ पैसा और व्हाट्सएप चैट पर, मोबाइल पर रखा हुआ ज्ञान किसी काम में नहीं आने वाला। तो ज्ञान को कहाँ रखना है? यहाँ। उसके लिए क्या करना है? नोट्स बनाना है। और पैसे को कहाँ रखना है? पॉकेट में। यही 2 चीजें काम में आएंगी। चलूँ आगे। 1990 का केस है, रेस जेस्टे नहीं माना है ना। आगे एक केस और दिखाता हूं आपको। रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का मामला है। क्या मामला था? विक्टिम वॉज शॉट एंड इमीडिएटली मेड अ स्टेटमेंट आइडेंटिफाइंग द अजिलेंट। गोली लगी, गोली लगते ही उसने अजिलेंट यानी हमलावर का नाम लेकर के कहा कि इसने गोली मार दी। नाम लिया उसका। बिफोर सकम्बिंग टू इंजरीज, इससे पहले कि वो मर जाता, मरने के पहले उसने नाम लिया। सकम्बिंग का मतलब होता है सरेंडर कर देना, खत्म होना, हार मान लेना। उससे पहले उसने नाम लिया। द स्टेटमेंट वॉज चैलेंज एज अ हियरसे। किसी ने सुना, सुन करके उसने बात कोर्ट में बताया होगा, कहा कि ये हियरसे है। हियरसे का मतलब होता है सुनी सुनाई बात। सुनी सुनाई बात तो साक्ष्य में ग्राही ही नहीं है। इट इज नॉट एट ऑल एडमिसिबल एज एन एविडेंस इफ इट इज अ पीस ऑफ हियरसे, बिकॉज ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। इट इज वन ऑफ द गोल्डन रूल ऑफ द लॉ ऑफ एविडेंस। साक्ष्य विधि के स्वर्णिम सिद्धांतों में से एक है कि मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। शाबाश, चलते रहिए। तो कोर्ट ने क्या कहा? द कोर्ट एडमिटेड द स्टेटमेंट एज पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। न्यायालय ने कहा कि ये जो स्टेटमेंट है ये पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन है। अभी मैंने बताया था, गोली लगी, गोली लगते ही बोला, पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन है। इतनी आसान सी बात है। कोर्ट ने भी उसी बात को माना, कुछ भी इसमें उटपटांग बात नहीं है। स्टेटमेंट को स्पॉन्टेनियस कहा, तात्कालिक था, ये इंस्टिंक्टिव था। उसने देखा, नाम लिया, बुलाया, और ये जो है रेस जेस्टे है। ये प्रिंसिपल क्या है? स्टेटमेंट्स मेड इमीडिएटली आफ्टर द इंसिडेंट कैन बी रेस जेस्टे इवन इफ द डिक्लेरेंट लेटर डाइज। कहा कि अगर कोई व्यक्ति घटना के समय
कुछ बातें बोल रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है, कथन कर रहा है, भले ही बाद में वो मर जाए, ये रेस जेस्टे है और रेस जेस्टे के रूप में ग्राह्य होगा। एंड इट में लीड टू कन्विक्शन, अपराधी को दोषी माना जा सकता है, सजा दी जा सकती है ना। चलिए केस देखिए, सुखार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का मामला है। 1999 का ये केस है। स्टोरी, कहानी क्या है इसकी? विटनेस प्रेजेंट एट द क्राइम सीन, घटनास्थल पर साक्षी मौजूद था। मेड स्टेटमेंट्स ड्यूरिंग एंड इमीडिएटली आफ्टर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, अपराध होते समय भी उसने कुछ कहा, अपराध होने के बाद भी कुछ बातें बताई। और मैंने बताया था जो बात अपराध होते समय बोली जा रही है, अपराध होने के बाद बोली जा रही है, स्पॉन्टेनिटी रूल है, गैप ऑफ टाइम नहीं है, यही तो रेस जेस्टे है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड सच स्टेटमेंट एडमिसिबल, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रेस जेस्टे मानना ही था भाई। बीइंग मेड एट द प्लेस ऑफ अकरेंस, घटना स्थल पर बोला था उसने। दे वर इनसेपरेबल, कहा कि उसका बोलना, घटना का होना, ये दोनों आपस में अलग अलग नहीं किए जा सकते। दे आर इनसेपरेबल, हेंस दे आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। द कोर्ट रीअफर्म्ड दैट रेस जेस्टे कवर्स स्टेटमेंट्स बाय एनी पर्सन, नॉट ओनली द विक्टिम। कहा कि जो लोग वहां खड़े हैं, वो जो कुछ बोल रहे हैं, ये भी रेस जेस्टे है, सिर्फ विक्टिम का बोलना ही रेस जेस्टे नहीं है, इतना भी ध्यान में रखना है। तो काम की बात है, बढ़िया। एक केस देखिए, बसंती वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का मामला है, 1987 का मामला है। द कोर्ट एग्जामिन्ड वेयर अ स्टेटमेंट मेड शॉर्टली आफ्टर द इंसिडेंट कुड बी एडमिटेड अंडर सेक्शन 6। घटना के ठीक बाद अगर बोला है तो क्या वो बात भी रेस जेस्टे मानी जाएगी? डिपेंड करता है ना। देखना कोर्ट ने क्या कहा, प्रॉक्सिमिटी इन टाइम एंड कंटिन्यूटी इन एक्शन, दो शब्द ध्यान रखना है आपको। कोर्ट ने यही कहा, प्रॉक्सिमिटी इन टाइम, कितना समय बीत गया था घटना से, और कंटिन्यूटी इन एक्शन, क्या कार्य, जैसे मैंने अच्छा एग्जांपल दिया था बेडिंग फील्ड का केस, अभी आएगा आगे, जहां पर में घटना हुई, गर्दन रेता गया महिला का, और बाहर आकर ही उसने बोला मेरे साथ उसने ऐसा किया है, यही तो ट्रांजैक्शन का पार्ट है। द स्टेटमेंट वॉज एडमिटेड, न्यायालय ने उस बात को स्वीकार किया, एज इट वॉज क्लोजली लिंक्ड टू द अकरेंस, घटना के साथ जुड़ी हुई बात थी वो स्टेटमेंट। कोर्ट ने कहा कि ये एडमिसिबल है, ये रेस जेस्टे है। प्रिंसिपल क्या अप्लाई हुआ है? रेस जेस्टे डिपेंड्स ऑन प्रॉक्सिमिटी, नॉट एग्जैक्ट साइमल्टेनिटी। साइमल्टेनिटी क्या है? तत्काल हुआ है कि नहीं हुआ है, यह बहुत जरूरी नहीं है। बहुत जरूरी यह है निकटता, घटना के साथ निकटता कितनी है, अगर वो आपस में कनेक्टेड है, वर्ड ही है फैक्ट्स, इफ दे आर सो कनेक्टेड, ऐसे जुड़े हुए हैं दैट दे फॉर्म ऑफ सेम, दैट दे फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, कि वे एक ही संव्यवहार के भाग बन जाते हैं, इनको ही तो रेस जेस्टे कहा जाता है। वेरी गुड। कुछ और लैंडमार्क जजमेंट्स देखते हैं। आर वर्सेस बेडिंगफील्ड 1879, आपको रट गया होगा अभी, आर वर्सेस बेडिंगफील्ड बहुत रिनाउंड जजमेंट है, लेकिन ध्यान रखना, महिला ने कमरे से बाहर आते हुए जिसका कि गला कटा हुआ था, चिल्लाई, कहती ओ ऑन्ट सी व्हाट बेडिंगफील्ड हैज डन, देखो तो बेडिंगफील्ड ने मेरे साथ क्या किया। इसको रेस जेस्टे नहीं माना है, ध्यान रखना है, क्या नहीं माना? कोर्ट रिजेक्टेड द स्टेटमेंट एज रेस जेस्टे। और यह बात याद रखनी है कि कोर्ट ने भूल करी है। कई बार ऐसे जजमेंट आते हैं, मैं क्लास में पढ़ाते समय बताता हूं कि न्यायालय ने इसमें गलती करी है, कोर्ट ने इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है। और कई बार लोग कहते हैं अच्छा आप कोर्ट से ज़्यादा जानते हो। नहीं नहीं, मैं कोर्ट से ज़्यादा नहीं जानता, मैं तो कहता हूं कि लॉ इज द स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस। कॉमन सेंस लगाइए और हो जाएगा बात। महिला का गर्दन कटा, बाहर आई, बाहर आकर बोला, ये तो पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है। इतनी आसान सी बात कोर्ट को वकील साहब समझा नहीं पाए। ध्यान रखना है, इट वॉज क्रिटिसाइज लेटर, बाद में इसकी आलोचना हुई इस जजमेंट की। कौन से केस में आलोचना हुई? रटन वर्सेस क्वीन 1972 का मामला। ये केस का साइटेशन ध्यान रखना है, कब का है ये केस? 1879। और इसकी आलोचना किस केस में करी गई? 1972 के इस केस में, रटन वर्सेस क्वीन के मामले में, वहीं का केस है, इंग्लैंड का। और इसमें क्या कहा देखिए, इस मामले में अ वुमन मेड डिस्ट्रेस कॉल टू द पुलिस मोमेंट बिफोर बीइंग शॉट डेड। मैंने आपको बताया था कि महिला ने पुलिस को फोन लगाया, एक्सचेंज में लगाया, कहा पुलिस से बात करवाइए। पुलिस घर पहुंची, इसके पहले इसकी पुलिस घर पहुंचती महिला मरी हुई पाई गई। स्टेटमेंट मेड बिफोर द इंसिडेंट, अभी तक हम आफ्टर कर रहे थे, अब घटना के पहले की बात का एग्जाम्पल है ये जो कॉल लगाया था डिस्ट्रेस में, तनाव में, और घर जाने पर वो मरी हुई पाई गई, ये बातें ऐसी कनेक्टेड हैं कि ये पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बना रही। आदमी ने क्या स्टेटमेंट दिया? पति ने कहा
कि मैं गन साफ कर रहा था और गोली चल गई। तुम गन साफ कर रहे थे और गोली चल गई, तो महिला ने 10 मिनट पहले फोन क्यों लगाया था? क्यों बोल रही थी वो कि पुलिस से बात करा दीजिए? क्यों डिस्ट्रेस में थी वो? ये बता रहा है कि ये एक्ट एक्सीडेंटल नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है दया, ये दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, इतनी सी बात आपको समझने की जरूरत है। तो आप आइए वापस से। तो इस बात को, कॉल जो किया था महिला ने, इसको रेस जेस्टे माना गया। इस बात को आप अंडरलाइन कर लीजिए, इसे ध्यान रखिए। क्या है प्रिंसिपल इसमें अपनाया गया? स्पॉन्टेनिटी इज द एसेंस ऑफ रेस जेस्टे। कहा गया कि तात्कालिकता रेस जेस्टे का सार है, एसेंस है, एसेंशियल बात है, स्पॉन्टेनिटी। आर वर्सेस फॉस्टर का केस, ये भी मैंने आपको लेक्चर के ड्यूरिंग बता ही दिया, पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बना दिया मैंने। इस यही मैटर है जो रोड एक्सीडेंट वाला मैटर है, जहां पर में एक आदमी को टक्कर मार दी गाड़ी ने, और बाद में जो है जो टक्कर मारा गया था उसमें हुआ ये कि स्टेटमेंट मेड अंडर इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ इवेंट वर एडमिटेड। घटना के बाद तुरंत ही एक्सीडेंट हुआ था, उसने बताया फला गाड़ी ने टक्कर मार रखी है, बाद में आदमी मर गया था। उसका जो स्टेटमेंट है जिसने सुना, उसने कोर्ट में बताया कि उसने मुझे ऐसा बताया था, और इसको रेस जेस्टे माना गया, पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन माना गया। तो रीइंफोर्स्ड द रोल ऑफ साइकोलॉजिकल स्पॉन्टेनिटी, जो मानसिक तात्कालिकता है घटना के घटने के तुरंत बाद, उसकी महत्वता को जो है इसमें स्थापित किया गया। और क्या कहा गया इसे? रेस जेस्टे। अगर आपने ठीक ठीक मेरी बातों को सुन लिया, समझ लिया, तो 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, और ये पूरा टॉपिक आपका यहां पर में समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक से मेरी बातों को सुन लीजिए, और एक टॉपिक आपका तैयार हो जाता है प्री मेन सब के लिए। दुनिया में किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा, तो ये जो मैंने लेक्चर लिया है इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात की भी गारंटी लीजिए। आइए, क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, आंसर भी बताऊंगा, एक क्वेश्चन के साथ छोड़कर जाऊंगा। उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और अगर आप क्लास तक जुड़े हुए हैं तो 2-4 दिल तो छोड़ ही देना है, और साथ में लिख दीजिए एमजे सर। तो आइए कहानी करते हैं। पहला क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 4 विच फैक्ट्स आर एडमिसिबल। धारा 4 में कौन सी बातें सुसंगत हैं? 4 ऑप्शन हैं। सी वाला आंसर आपके लिए सही है, फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन एज द फैक्ट इन इशू। ये आपको ध्यान में रखना है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स नहीं है, अनरिलेटेड बैकग्राउंड नहीं है, फ्यूचर प्रेडिक्शंस, ये सब इसमें रिलेवेंट नहीं है। एक क्वेश्चन और देखिए, ये तो एक्सप्लेनेशन है आपके लिए ही। व्हाट डॉक्ट्रिन इज रिफ्लेक्टेड इन सेक्शन 4 ऑफ बीएसए। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है जो लगातार पूछा जाता है, याद कर लीजिए, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे। मुझे उम्मीद है कि ये बात अगर आप मेरे साथ दोहरा रहे हैं अपने घर में, अपने कमरे में बैठ करके, तो आपको बाद में रटने और पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। दोहराइए मेरे साथ, व्हाट डॉक्ट्रिन इज गिवन इन सेक्शन 4, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे। हिंदी में दोहराइए, धारा 4 में कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन है? एक ही समव्यवहार के भाग। हिंदी में भी बोलिए, रेस जेस्टे डॉक्ट्रिन, दैट इज द आंसर। ये आपको याद रखना है। चलें आगे, फिर एक क्वेश्चन देखिए, what if a fact occurred at a different place and time but is part of the same transaction। अगर कोई तथ्य अलग समय पर और जगह पर हुआ है लेकिन एक ही पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, समव्यवहार का भाग है, तो क्या होगा? तो लिखा है इट इज इररिलेवेंट। क्यों इररिलेवेंट हो जाएगा भैया? सून, बिफोर और आफ्टर हमने पढ़ा है, जगह भी मैटर नहीं करती है, वहीं पर हुआ है या नहीं। प्लेस ऑफ अकरेंस है तो बढ़िया बात है, बट नॉट रिक्वायर्ड, इररिलेवेंट तो नहीं है। इट इज ओनली रिलेवेंट अंडर सेक्शन 4। हाँ जी, धारा 4 में रिलेवेंट होगा, ये पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन रेस जेस्टे है। ओनली आई विटनेस कैन टेस्टिफाई, आई विटनेस तो टेस्टिफाई कर सकता है, ओनली शब्द इसको खराब कर रहा है। ओनली इन क्रिमिनल ट्रायल्स, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है कि क्रिमिनल ट्रायल्स का ये पार्ट है। रेस जेस्टे हमारा जो बीएसए है, ये क्रिमिनल, सिविल सभी मामलों में लागू होता है, आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बस एक क्वेश्चन इसके बाद और करेंगे और मैं आपकी क्लास आज छोड़ रहा हूं। एक लास्ट क्वेश्चन इसके बाद, और लास्ट क्वेश्चन के साथ छोड़कर जाऊंगा, जिसका आंसर आपको देना है ना। कमेंट बॉक्स में भर भर के आंसर लिखना है, और आपके कोई मित्र तैयारी कर रहे हैं तो उन तक ये भेजना है, क्योंकि अगर आपको ये लेक्चर, ये कहानी समझ में आ रही है तभी तो आगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखिए, इन अ मर्डर ट्रायल व्हाट मेक्स बायस्टैंडर स्टेटमेंट्स रिलेवेंट अंडर सेक्शन 4। एक मर्डर का ट्रायल चल रहा है, हुआ क्या है? ए ने बी को चाकू मारा है। बहुत सारे दर्शक थे जो देख रहे थे। भारत में कमाल है भैया, एक तो मेरे ऑफिस के सामने जेसीबी की खुदाई चल रही थी, और रोज 50-100 लोग खड़े होकर जेसीबी की खुदाई देखते थे। मैं हमेशा कहता हूं हमारे देश में 3 बड़ी समस्याएं हैं।
एक सबसे बड़ी समस्या है आज की डेट में लोगों के पास काम नहीं है। दूसरी बड़ी समस्या है, उन लोगों को पूछिए जो बिजनेसमैन हैं, किसान हैं, खेती कर रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि काम के लिए लोग नहीं हैं। और तीसरी महान समस्या है, जिन लोगों को काम पर रख लिया है वो काम के नहीं है। बहरहाल आइए, तो बाय स्टैंडर्ड्स हैं वो लोग जो खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, बाय स्टैंडर्ड्स, तमाशबीन, दर्शक। इन्होंने जो कुछ भी कहा है, इफ रिकॉर्डेड अंडर प्रेशर, तो ये रिलेवेंट कब होगा? दबाव देकर रिकॉर्ड किया गया है तो। इफ दे वर मेड ड्यूरिंग और इमीडिएट आफ्टर द इंसिडेंट, घटना के समय, घटना के दौरान, घटना के बाद अगर कुछ कहा है तो ये बात तो रिलेवेंट होगी। यही है रेस जेस्टे, यही है सेक्शन 4 का एसेंस। आ गई बात समझ में? समझ में आ गई हो बात तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए मैं छोड़कर जा रहा हूं। आप में से हर एक व्यक्ति जिसने इस वीडियो लेक्चर को लास्ट तक देखा है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएगा, ठीक है? और जो कोई भी आंसर बताएगा उसके लिए तो खूब सारा प्रेम है। क्या लिखा है देखिए, व्हाट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर फैक्ट्स टू बी रिलेवेंट अंडर सेक्शन 4। बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है ये, टेक्निकल क्वेश्चन छोड़कर जा रहा हूं आपके लिए। क्या आवश्यक नहीं है पूछा है। कनेक्शन टू द फैक्ट इन इशू, क्या जरूरत नहीं है, क्या जरूरी है, ये क्वेश्चन नहीं है ना। क्या जरूरी नहीं है मतलब 3 आंसर सही होंगे, एक आंसर गलत होगा। लिखा है व्हाट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट, तो एक होगा जो जरूरत नहीं है, 3 हैं जो जरूरी हैं। पहला ऑप्शन है कनेक्शन टू द फैक्ट इन इशू, की बात फैक्ट इन इशू यानी विवादक तथ्य से जुड़ा हो। दूसरा पॉइंट है पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, कि वो एक ही समव्यवहार का भाग हो। मतलब मैं आपको समझा दूं, क्या रिक्वायरमेंट नहीं है आपको ढूंढना है, तो क्या रिक्वायरमेंट है उसको हटा देना है। 3 बातें सही होंगी जो रिक्वायरमेंट है वाली हैं, ढूंढना है जो रिक्वायरमेंट नहीं वाली है। अकर्ड एट सेम टाइम एंड प्लेस ओनली, घटना स्थल पर ही बात होनी चाहिए तो ही वो रेस जेस्टे बनेगी। हैपेंस इन द कोर्स ऑफ द इवेंट, घटना के दौरान कोई बात हो। तो अगर आप इसके आंसर तक जुड़िए और अगले लेक्चर में जब मैं जुड़ूंगा तो इसका आंसर मैं आपको दूंगा, या एक तरीका और भी कर लेंगे, कमेंट बॉक्स में हम आंसर डाल करके उसको पिन कर देंगे। लेकिन कब करेंगे ये? 24 घंटे के बाद। कम से कम आप बुद्धि लगाइए, आंसर दीजिए। जो लोग अभी जुड़े हुए हैं, जो जागे हुए लोग हैं, कहा जाता है कि लॉ हेल्प्स देम दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, कानून जागे हुए लोगों का साथ देता है, तो हम भी आपके साथ जुड़ते हैं। बहुत सारे बैचेस हैं जो ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं, इनमें से जो भी बैच आपके काम का है, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। 2 बार फंबल हो गया, तो आप वहां जाकर के उसको परचेस कर सकते हैं और सीधे हमारे लेक्चर से जुड़ सकते हैं, ठीक है? बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको ये सारी बातें, वहां और डिटेल में जानकारी मिलेगी। तो जाते जाते एक बात कह दूं, बाकी सब बातें होती रहेंगी, चीजें आती जाती रहेंगी, ज्ञान आज और कल आप स्वीकार ग्रहण करते रहेंगे। बहुत काम की बात है कि अपना विशेष ख्याल रखिए। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ बिकॉज योर प्रेजेंस इज इंपॉर्टेंट। आपका होना बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार, जय हिंद।